मौसम किसे कहते हैं? किसी भी स्थान अथवा क्षेत्र के आर्द्रता, तापमान, वर्षा, धूप, वायु वेग, वायु दाब आदि तत्वों में दैनिक परिवर्तन की औसत दशा को मौसम कहते हैं। यह सीमित स्तर पर सीमित समय के लिए होता है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में सामान्यतः 30 वर्षों की कुल मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र विशेष की जलवायु कहा जाता है। यह बड़े स्तर पर होती है। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? एक लंबे समय में किसी क्षेत्र विशेष में वैश्विक स्तर पर जलवायु की दशाओं में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि, महासागरों का गर्म होना, हिमचादरों का संकुचन, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति का अधिक होना, ये सारी जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक: सौर विकिरण में परिवर्तन, सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्गार या उद्भेदन, वायुमंडलीय संघटन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक: औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, संसाधनों का अतिप्रयोग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, वैश्विक तापन में वृद्धि और वन उन्मूलन। सौर कलंक क्या होते हैं? सूर्य की बाह्य परत पर उत्पन्न होने वाले काले वृत्ताकार क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को और सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? तो बाहरी परत को कोरोना कहते हैं और सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक तापमान को प्रभावित करती हैं और कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिससे वायुमंडल में गैसों के संयोग में बदलाव हो रहा है और इस प्रकार वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। जिससे वायुमंडल में गैसों के संयोजन में बदलाव हो रहा है, मात्रा में बदलाव हो रहा है, इस प्रकार वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। धूल, राख, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में तापमान को कैसे प्रभावित करते हैं? तो ये सारी चीज़ें ज्वालामुखी उद्गार से निकलती हैं और वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती, जिससे कि तापमान बढ़ता नहीं है, घटता है और यह भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। ये भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। तापमान बढ़ाती नहीं है बल्कि घटाती जरूर है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि को ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण शीशे जैसे पारदर्शी पदार्थों से निर्मित एक भवन जैसी संरचना होती है ग्रीन हाउस, और जिसका उपयोग उष्णकटिबंधीय पौधों को शीत जलवायु प्रदेशों में उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस में तापमान अधिक क्यों बना रहता है? तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो ये लघु तरंग जो सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में आता है पृथ्वी पर, तो उसको प्रवेश करने देती हैं, परंतु जो पृथ्वी से जो विकिरण वापस जाता है दीर्घ तरंग के रूप में, उसे वापस नहीं जाने देती, जिससे कि हरित गृह या ग्रीन हाउस के अंदर तापमान अधिक बना रहता है। सौर ऊर्जा या विकिरण पृथ्वी और वातावरण को कैसे प्रभावित करती है? तो सौर ऊर्जा हमारी वातावरण में पराबैंगनी विकिरण तथा दृश्य प्रकाश के लघु तरंग विकिरण के रूप में प्रवेश करती है, परंतु जब पृथ्वी से परावर्तित होती है तो यह अवरक्त तरंगों, दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित होती है, जिसे वातावरण की कुछ गैसें तथा जलवाष्प अवशोषित कर लेती हैं, जो एक आवरण बनाती हैं और पृथ्वी को गर्म करती रहती हैं। और जो गैसें इसे अवशोषित करती हैं और जिनके कारण पृथ्वी गर्म हो रही है, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एक हद तक ठीक है, बट उससे ज़्यादा फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने लगती है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन में या ग्लोबल वार्मिंग में कैसे योगदान देती है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये 60% यही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। और CO2 का उत्सर्जन जो होता है जीवाश्म ईंधन के दहन से, औद्योगिक गतिविधियों से, कृषि कार्यों द्वारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ गई और भविष्य में इसकी क्या स्थिति होगी? तो एक अनुमान के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25% तक बढ़ चुकी है और यह 2075 तक दोगुनी हो जाएगी।
अगर यही स्थिति रही तो। मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग में कितना योगदान देती है? 20%। कार्बन डाइऑक्साइड 60% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मीथेन का उत्सर्जन किन स्रोतों से होता है? तो मीथेन का उत्सर्जन पशुओं द्वारा जुगाली करने से, जीवाणुओं द्वारा सड़े पदार्थों के अपघटन से, धान के खेतों से होता है। मीथेन की मात्रा और इसकी वैश्विक तापमान पर क्या प्रभाव है पड़ रहा है या पड़ता है? तो मीथेन की मात्रा प्रतिवर्ष 1% की दर से बढ़ रही है और इसकी ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में कितना योगदान देती है? इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता क्या है? तो ये वैश्विक तापमान में 6% योगदान देती है और इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 250 गुना ज़्यादा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इसका उपयोग तथा नियंत्रण कैसे किया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कृत्रिम गैस है जो ओजोन परत को नष्ट करती है। इसका उपयोग फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि में होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 द्वारा इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्लैक कार्बन क्या होता है? तो ये कार्बन सूक्ष्म काले ठोस कणों का मिश्रण होता है, जिसे कालिख भी कहा जाता है। यह पार्टिकुलेट मैटर पीएम का एक अवयव है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और बर्फ या ग्लेशियर या हिम के ऊपर चिपक कर उसके सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता एल्बिडो को कम कर देता है। ब्राउन कार्बन क्या है? इसका क्या प्रभाव है? भूरा कार्बन निम्न ताप पर दहन से उत्पन्न होता है और भूरा रंग का होता है। यह भी काले कार्बन की तरह वैश्विक तापमान को बढ़ाने में योगदान देता है, उसके लिए जिम्मेदार है। समुद्र में CO2 की घुलनशीलता वैश्विक तापमान को कैसे प्रभावित करती है? तो CO2 ठंडे जल में आसानी से घुल जाती है, जबकि उच्च तापमान में महासागरों के जल की CO2 घोलने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि CO2 वातावरण में रह जाती है और वैश्विक तापमान बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम प्रयोग, जो भी वैकल्पिक ऊर्जा है के स्रोत है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। वनों की कटाई को रोकना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन के रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम प्रयोग, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग, वनों की कटाई को रोकना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। कार्बन प्रच्छादन या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या है? इसे कैसे किया जाता है? तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय CO2 का दीर्घकालीन भंडारण किया जाता है और इसे निम्नलिखित माध्यमों से किया जाता है। कार्बन प्रच्छादन निम्न तरीकों से किया जा सकता है: वनीकरण, आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार करके, सतत कृषि को अपनाकर, समुद्री शैवाल की खेती जिससे कि जैव मीथेन का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भूमिगत अंतःक्षेपण करके। सौर विकिरण प्रबंधन तकनीकी में कौन कौन से उपाय शामिल हैं? जिसमें सौर विकिरण प्रबंधन तकनीकी में वायुमंडल में SO2 का छिड़काव किया जा सकता है, अंतरिक्ष में विशाल दर्पणों की स्थापना और धुंधले हल्के रंग के छतों पे धुंधला हल्का रंग का पेंट करके सौर विकिरण प्रबंधन किया जा सकता है। कार्बन प्रच्छादन का सीधा मतलब क्या है? कार्बन प्रच्छादन का सीधा मतलब है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर उसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रूप से कहीं और जमा करना। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए CO2 को पेड़ों, मिट्टी या भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में संग्रहित करती है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 2025 तक सीमित करना है और 2030 तक इसमें 43% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक लक्ष्य क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मतलब कि उसे नेट ज़ीरो करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 2050 तक। 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक शून्य कार्बन डाइऑक्साइड नेट ज़ीरो CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 34% की कमी करनी है। अगर वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए क्या लक्ष्य है? तो अगर तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 2030 तक 27% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक लक्ष्य क्या है? 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है, नेट ज़ीरो CO2 एमिशन का।
ये सभी लक्ष्य किसके आधार पर तय किए गए हैं? तो आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट के आधार पर। वर्तमान उत्सर्जन जारी रहने की स्थिति में सदी के अंत तक वैश्विक तापमान कितना बढ़ सकता है? तो इस हिसाब से तो वैश्विक तापमान सदी के अंत तक 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आईपीसीसी की स्थापना कब और किसने की थी? तो आईपीसीसी को 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आईपीसीसी क्या कार्य करता है और कैसे इसका कार्य कैसे होता है? आईपीसीसी अलग अलग पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रभावों का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें उन रणनीतियों का विवरण भी रहता है जिन्हें अपनाकर पर्यावरणीय चुनौती से निपटा जा सके। हालांकि यह स्वयं अनुसंधान नहीं करता है। भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? इसके बाद क्या किया? तो 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया और 2021 में भारत ने पहली आर्कटिक नीति घोषित की। भारत ने आर्कटिक अनुसंधान में क्या योगदान दिया है? भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों में शामिल है। 2008 में भारत ने नॉर्वे में हिमाद्री नामक स्टेशन स्थापित किया था। भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में दुनिया में किस स्थान पर है? प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना है? तो ये है चौथे स्थान पे है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन इसका 2.9 टन है, जबकि वैश्विक औसत उत्सर्जन है CO2 का 6.6 टन। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन कब और किसने आयोजित किया था? तो पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन यूएन महासभा द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। 1972 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना 1972 में नैरोबी केन्या में की गई। यूएनईपी फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में जेनेवा में की गई और यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा या संगठन द्वारा, जो भी हो। पृथ्वी रियो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में। इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पृथ्वी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? एच.डब्ल्यू. बुश ने। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो स्थापना इसकी हुई है बॉन जो कि जर्मनी में है और 1994 में। बॉन इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 1997 में। पेरिस जलवायु समझौता COP21 कब हुआ था? 2015 में। भारत पेरिस जलवायु समझौते से 2016 में जुड़ा और 62वां देश बना इस समझौते से जुड़ने वाला। भारत का नेट जीरो का लक्ष्य कब तक का है? 2070 तक हासिल। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देश चीन और अमेरिका हैं। भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC कब जारी किया गया? तो और इसमें कितने मिशन शामिल हैं? तो इसे 30 जून 2008 को जारी किया गया। इसके अंतर्गत 8 मिशन निर्धारित किए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को इसका सम्मेलन हुआ था और 1989 में इस प्रोटोकॉल को लागू किया गया। लाइकेन जो शैवाल कवक के सहजीवी के रूप में है, एक ऐसा पौधा है जो प्रदूषण का संकेतक है। ग्लोबल 500 प्लस पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूएनईपी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण में सार्थक योगदान के लिए, जबकि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दिया जाता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ हैरियट ने दी थी। यहाँ मैरियट लिखा है, जोसेफ हैरियट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.03 है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादर वैश्विक तापमान वृद्धि से कैसे प्रभावित होंगी? आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादर जो है
ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होंगे। कार्बन का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से हटाया जाता है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। पंचामृत की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP26 ग्लासगो में की गई थी। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में पाई जाती है। अम्ल वर्षा का कारण NO2 और SO2 गैस है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होती है, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड। सतत विकास लक्ष्यों SDG में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17। सतत विकास लक्ष्य SDG की अवधि 2015 से 2030 तक है, मतलब 2030 तक इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी रेड लिस्ट 1964 से जारी होती है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत COP25 जो मिस्र में आयोजित हुआ था। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत कब हुई? COP27 में जो मिस्र में आयोजित हुआ था।